एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस the eighth topic of our comparative public law, which deals with amendment. Amendment, a topic which we have studied lot many times अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन आज के इस टॉपिक के अंदर आपको निमोनिक्स भी मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे to learn amendments in easier way, specifically to in regard to Indian amendments। साथ ही साथ हम लोग केसेस भी डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट के। तो ओवरऑल अगर आपने ये क्लास अटेंड कर ली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आज क्लियर और खत्म हो जाए। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अमेंडमेंट के बारे में समझते हैं कि अमेंडमेंट होता क्या है। यहाँ पे हम लोग अमेंडमेंट 3 कंट्रीज के रिगार्ड में पढ़ने वाले हैं, इंडिया, यूएस एंड साउथ अफ्रीका। अमेंडमेंट चेंजेस और एडिशंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अलाउ इट टू इवॉल्व and adapt to changing circumstances are known as the constitutional amendments. They ensure that the constitution remains relevant and responsive to the needs of the society it governs. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या तो हम कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं या कुछ उसके अंदर से ऐड कर रहे हैं, या यहाँ पे हम लोग डिडक्ट ही कह सकते हैं कि कोई पार्ट हम लोग वहां से खत्म कर रहे हैं। रीजन भी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो सके और अडेप्ट कर सके चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को सोसाइटी के। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों जरूरी है। बिकॉज इंडियन सोसाइटी इतने डायनामिक तरीके से चेंज हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ कीप अप करने के लिए आज से इतने टाइम पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्या वो आज भी वैलिड है? आज 2024 के अंदर, 2025 में हम लोग एंटर करने वाले इस सोसाइटी के अंदर जिसको कहते हैं जेन जी, जो हमारी जनरेशन आ चुकी है, क्या इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन कीप अप कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसे रिगार्ड्स होंगे, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमको चेंज करने पड़ते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोसाइटी के साथ मैच हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के अगेंस्ट ना हो, बट कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी को स्मूथली फंक्शन करने में असिस्ट कर सके। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले इंडिया के रिगार्ड में हम लोग पढ़ लेते हैं। इस क्लास के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट के अंदर हम लोग इंडिया की अमेंडमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, इसके केस लॉस को कंप्लीट करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू कवर यूएसए एंड साउथ अफ्रीका। तो हमें पता है कि आर्टिकल 368 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डील करता है अमेंडमेंट्स के साथ। प्रोसीजर भी बताता है ये डिफरेंट अमेंडमेंट्स के लिए, और पावर भी बताता है पार्लियामेंट की कि अमेंडमेंट किस हद तक पार्लियामेंट कर सकता है। वी ऑलरेडी नो दैट आफ्टर केशवानंद भारती basic structure of the constitution cannot be amended। ठीक है। और टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट क्या क्या होती है हमारी अमेंडमेंट, किस किस तरीके से होती है। सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी के अंदर आपको मेंबर्स प्रेजेंट, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इनकी मेजॉरिटी चाहिए होती है। फिर आती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ज्यादातर अमेंडमेंट जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। इसके अंदर यू नीड मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि अगर टोटल दोनों हाउसेस की ले लीजिए, जैसे कि अपर हाउस की आपकी स्ट्रेंथ है 100 और लोअर हाउस की आपकी स्ट्रेंथ है यहाँ पे 50, और टोटल दोनों के अंदर मिला के जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो है 120। तो यानी कि यहाँ से आपको 51 वोट्स चाहिए, यहाँ से आपको 26 वोट्स चाहिए, और यहाँ से आपको 2/3 पार्ट चाहिए 120 का, यानी कि आपको 80 वोट्स चाहिए यहाँ पे। ये होगी आपकी स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स, कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे स्टेट्स का कंसेंट भी जरूरी होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट भी जरूरी होता है, तो वहां पे स्पेशल मेजॉरिटी तो होगी, साथ में
ratification by at least half of the state legislature, half of the state legislature का ratification भी हमारे लिए जरूरी होता है। आई होप आपको इंडिया के रिकॉर्ड में जो टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, मतलब टाइप ऑफ मेजॉरिटी जो है अमेंडमेंट्स के रिगार्ड में क्लियर है। प्रोसीजर को पढ़ लेते हैं एक बारी। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा जाएगा बिल। कोई भी हाउस इन आइदर ऑफ द हाउस जो है वो बिल इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। It does not require prior permission from the president. The bill can be introduced either by a minister, या तो मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर भी। फिर पास इन ईच हाउस, दोनों हाउसेस के अंदर बिल का पास होना बहुत जरूरी है, रिक्वायर्ड बाय जो भी मेजॉरिटी है रिस्पेक्टिवली। और स्पेशल मेजॉरिटी के केस में मेजॉरिटी होनी चाहिए दोनों टोटल हाउसेस की, और 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की। Ratification by states. If the amendment affects the federal structure, it must also be ratified by the legislature of at least half of the state. Federal structure को जब हम लोग अमेंड करते हैं तो फिर ratification चाहिए। कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है कि कितने टाइम में ratify करा जाएगा, और उसके बाद चाहिए होती है assent of the parliament। अगर पार्लियामेंट मना कर देता है किसी भी बिल को पास होने से, वो बिल दोबारा इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, दोबारा पास हो सकता है। और अगर उस बार वो पास हो गया बिल मेजॉरिटी के थ्रू, और उसके बाद वो वापस से गया प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास उस टाइम पे कोई चॉइस नहीं रहेगा, उनको वो बिल असेंट करना ही पड़ेगा। ये एक फैक्ट है जो अब ये आपके लिए बनाया गया है स्पेसिफिकली टेबल। इस टेबल के अंदर आपको कैटेगरी दे दी गई है, जैसे कि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म की कैटेगरी आपको दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको लैंड रिफॉर्म की कैटेगरी दी गई है। लैंड रिफॉर्म के अंडर कौन सी अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डील करती है, वो क्या क्या चेंजेस लेकर है, और उनको याद रखने का निमोनिक या कीवर्ड जो है वो आपके सामने दे दिया गया है। दिस इज द इजीएस्ट वे वाया विच यू कैन लर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। इससे ज्यादा इजी तरीका नहीं है अमेंडमेंट्स को लर्न करने के लिए। आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म की कैटेगरी है, इसके अंदर अमेंडमेंट नंबर 1 आई थी, ईयर था 1951। एम्पावर्ड द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस बूस्ट के नाम से इसको हम लोगों ने लिखा है। उसके बाद 4th अमेंडमेंट है 1955, curtailed property rights and upheld जमींदारी abolition laws। यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स की बात हुई थी। फिर 17th है 1964, added more land reform laws to the 9th schedule, protected land laws है यहाँ पे। 34th 1974 के अंदर added more land reforms to the 9th schedule, additional land laws की बात कर रही है। नेक्स्ट, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को लेके जो जो अमेंडमेंट्स आई 24, 25, 44, 86, इस सारी की सारी अमेंडमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 24 अमेंडमेंट के लिए हमने निमोनिक्स रखा है 24R अमेंडमेंट पावर, अफर्म पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट 24R काम करती है, तो उससे ही हमने एक निमोनिक्स बना दिया 24, यानी कि 24R अमेंड पावर। ठीक है, मतलब इससे इजी निमोनिक्स आपको मिल नहीं सकते कहीं पे भी लर्न करने के लिए अमेंडमेंट को। उसके बाद गवर्नेंस को लेके है और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर है। प्लीज इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग दिस टेबल विल एक्चुअली सॉल्व योर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस इन योर यूजीसी नेट एग्जाम, और 4 से 5 क्वेश्चंस, यानी कि ऑलमोस्ट 10 मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स बहुत होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी यूजीसी नेट जैसे एग्जाम के लिए, जहां पे आपका रेशियो जो है जेआरएफ क्लियरिंग के लिए वो 0.7% जाता है, मतलब 1% भी नहीं जाता। चलिए, और इसके बाद हम लोग लैंडमार्क केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। कैसे अमेंडमेंट तक पहुंचे हम लोग, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर तक पहुंचे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अब।
थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑल्दो आप ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे बट स्टिल ध्यान दीजिए। सबसे पहला केस, फर्स्ट नंबर पे आपका केस आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका ईयर जरूर याद रखें। वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट व्हिच कंटेन द राइट टू प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट अमेंड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे अमेंडेबल बोल दिए गए थे पार्लियामेंट के थ्रू। सेकंड आया आपका सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1965 का केस है यहाँ पे। Validity of the 17th Amendment, which added certain land reforms. Supreme Court upheld Parliament's power to amend the Constitution, including fundamental rights. यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने upheld करा Parliament's power to amend the Constitution, including fundamental rights. फिर आया आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जो कि 1967 का केस है। Parliament's power to amend fundamental rights. Supreme Court ruled that Parliament could not amend fundamental rights, leading to 24th Amendment, which reversed this decision. ये डिसीजन था जहां पे ये बोला गया था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट नहीं कर सकता, और 24th अमेंडमेंट के अंदर इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया था। फिर आया हमारा केशवानंद भारती का केस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, 1973। Extent of Parliament's power to amend the Constitution, establish the basic structure doctrine, जो हमारा फंडामेंटल क्रिएट करता है, हमारा ग्राउंड क्रिएट करता है आज के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, which restricts Parliament's power to amend the Constitution। यहाँ पे बोल दिया गया कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वो टच नहीं कर सकता। उसके बाद आया आपके इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, 1975 के अंदर। वैलिडिटी ऑफ 39th अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन पार्ट्स ऑफ 39th अमेंडमेंट, रीइंफोर्सिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इस केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से रीइंफोर्स करा। चलिए अगला, एडीएम जबलपुर का केस, वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग केस लॉ हमारा आता है 1976 का केस है, सस्पेंशन ऑफ द राइट टू अप्रोच कोर्ट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान सस्पेंशन ऑफ राइट टू अप्रोच कोर्ट, कोर्ट को अप्रोच ही नहीं करा जा सकता, ये यहाँ पे करा। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द सस्पेंशन, अ डिसीजन क्रिटिसाइज्ड and later overridden by 44th amendment। आप ये देख सकते हैं कि अब तक आपने सिर्फ केसेस पढ़े होंगे जो अमेंडमेंट से डील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने केसेस के साथ साथ अमेंडमेंट्स भी बताए हैं कि कौन से केस के अंदर कौन सी अमेंडमेंट को अपहेल्ड करा गया, या फिर कौन से केस के डिसीजन को रिवर्स करने के लिए कौन सी अमेंडमेंट लाई गई। I mean, this is the complete in-depth study of amendment of the constitution। इससे ज्यादा आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आज तक का नहीं आया। चाहे तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए, इसको पढ़ने के बाद उनको अटेम्प्ट करिए, आपका एक एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मिनरवा मिल्स का केस आया हमारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 का केस है। वैलिडिटी ऑफ पार्ट्स ऑफ 42nd अमेंडमेंट, रीइंफोर्स्ड, यहाँ पे भी बेसिक स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स करा गया था, एंड स्ट्रक डाउन पार्ट्स ऑफ 42nd अमेंडमेंट। कुछ पार्ट्स को वैलिडिटी दी गई और कुछ पार्ट्स को स्ट्रक डाउन करा गया। फिर आया आपका वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 1981 का केस है ये। एप्लीकेशन यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हुआ। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द अमेंडमेंट्स मेड आफ्टर अप्रैल 24, 1973 वुड बी सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी आपके अमेंडमेंट्स हैं वो सारे के सारे जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाएंगे। फिर आया आपका एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1981 का केस। ट्रांसपेरेंसी इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस लेड टू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग लेटर अमेंडमेंट्स। यहाँ पे भी अमेंडमेंट्स कुछ ना कुछ अफेक्ट हुई थी। फिर आया आपका राजस्थान
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967 का केस, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19(1)(f influenced 44th amendment which abolished the right to property as a fundamental right। फिर आपका आया IR कोलो का केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस, वैलिडिटी ऑफ लॉज प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल पोस्ट केशवानंद भारती case. Supreme Court held that laws placed in 9th schedule after 24th 1973 could be reviewed if they violate basic structure। यानी कि 9th schedule के अंदर जो रिव्यूज डले हैं, जो लॉज डले हैं, वो सारे के सारे रिव्यू करे जा सकते हैं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं। फिर आया आपका विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस, वन ऑफ द लेटेस्ट केस, वैलिडिटी ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड द डेलीगेशन ऑफ पावर्स अंडर द रिजर्व बैंक एक्ट के अंदर जो आपकी डीमोनेटाइजेशन है उसकी वैलिडिटी दी गई, एड्रेस द लीगल प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लायंस। यहाँ पे आपका इंडिया का अमेंडमेंट का प्रोसेस, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, उसके केस लॉज और सारी अमेंडमेंट्स खत्म होती हैं। आई हैव गिवन यू टेबल, आई हैव गिवन यू केसेस के ब्रीफ के अंदर आपकी अमेंडमेंट्स जिन केस के अंदर आई या जिस केस को रिवर्स करने के लिए लाई गई वो सारी की सारी इस केसेस में है। इससे ज्यादा अमेंडमेंट्स अच्छे से प्रेस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में और कहीं नहीं पढ़ाई जा सकती, सिर्फ ज्यूरिस ज्ञान पे ही पढ़ाई जा सकती हैं। आई होप आपको ये अमेंडमेंट का प्रोसेस, ये क्लास क्लियर हो गई होगी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज लीव देम इन कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।